एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट था उसके ऊपर हमने स्टेप रेस्पॉन्स क्या आया, इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या आया, रैंप रेस्पॉन्स क्या आया, पैराबोलिक रेस्पॉन्स क्या आया। इसके बाद अब हम सेकेंड ऑर्डर का डिस्कशन कर रहे थे। सेकेंड ऑर्डर में हमने देखा कि सेकेंड ऑर्डर में एक टर्म आ जाती है हमारे पास जीटा। तो जीटा की वैल्यू को यदि हम चेंज कर रहे थे तो उससे सिस्टम किस तरह से चेंज हो रहा था, सिस्टम के जो रूट थे वो किस तरह से चेंज हो रहे थे। तो यदि हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो अब हम बात करते हैं देखिए सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम था हमारे पास, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम था उसका ट्रांसफर फंक्शन था क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहां से हम इसके रूट निकाले, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहां से हम रूट निकाले थे, इसके दो रूट आए थे हमारे पास, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ये आया था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस वन। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम जीटा की वैल्यू को, जीटा क्या था, डैम्पिंग, जीटा की वैल्यू को जैसे जैसे हम चेंज कर रहे थे, इस सिस्टम के जो रूट थे या हम बोल सकते हैं जो ये ट्रांसफर फंक्शन था, इसके जो पोल आए होंगे उनकी वैल्यू चेंज हो रही थी। सबसे पहले हमने देखा कि यदि जीटा बराबर 0 है, जीटा बराबर 0 होने पर हमने देखा कि जो पोल थे वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे थे। यदि पोल इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो सिस्टम को हमने बोला था अनडैम्प्ड सिस्टम। इसके बाद में हमने क्या किया, जीटा की वैल्यू को 0 से इंक्रीज किया। कहां तक, 1 तक, यूनिटी तक हमने 0 से 1 तक इस जीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया। तो हमने देखा कि जो रूट थे वो आए थे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब ना ही तो वो प्योर रियल एक्सिस पर लाई कर रहे थे, ना वो प्योर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे थे, वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहे थे। उसके अंदर रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट भी था। उसके लिए हमने टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया। फिर हमने उसके ऊपर स्टेप इनपुट देखा कि स्टेप इनपुट का जो आउटकम है वो किस तरह से आता है। इसके बाद में हमने इम्पल्स इनपुट के लिए भी आउटकम देखा। ये तो बात हुई जीटा 0 से 1 तक के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जीटा की वैल्यू को 0 से 1 ना करके अब हम 1 ले जाते हैं। नेक्स्ट केस हो गया हमारा केस नंबर 3, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। यदि जीटा 1 के बराबर हो गया, केस नंबर 3, व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। पहले जीटा बराबर 0 था, इसका मतलब हमने क्या बोला, डैम्पिंग 0 है। डैम्पिंग को हमने बोला था कि जो अपोजिशन मिल रहा है, डैम्पिंग क्या था, एक टर्म यदि हम देखें कि अपोजिशन था, अपोजिशन 0 था। यदि अपोजिशन 0 था, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जो अपोजिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस। दैट मींस रेजिस्टेंस जो था उसकी वैल्यू 0 है। यदि रेजिस्टेंस 0 है, केवल एल और सी एलिमेंट वहां प्रेजेंट है, तो जो सिस्टम का जो आउटकम था वो ऑसिलेट कर रहा था। उसको हम बोलते हैं किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। इसके बाद में हमने जीटा की वैल्यू को 0 से 1 तक बढ़ाया, मतलब मैंने कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया तो मतलब वहां डैम्पिंग आ गई, अपोजिशन आ गया। अपोजिशन आने से जो ऑसिलेशंस पहले हो रहे थे, अब वो ऑसिलेशंस रिड्यूस हो गए और वो ऑसिलेशन कुछ टाइम के बाद में
खत्म हो जाएंगे। वो जो टाइम ड्यूरेशन था जिसमें ऑसिलेशंस रहते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, राइट। उसके बाद ऑसिलेशंस धीरे धीरे वैनिश हो जा रहे थे, जीरो पर जा रहे थे। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने इस तरह से इंक्रीज किया कि जो जीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। यदि जीटा 1 के बराबर है, इस समय यदि मैं सिस्टम के पोल देखूं तो सिस्टम के पोल आ जाएंगे S1 सॉरी जीटा इज इक्वल टू 1। इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, राइट। तो व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो यहां से S1 की वैल्यू आ जाती है माइनस ओमेगा एन के बराबर। सिमिलरली यदि हम S2 की बात करें तो S2 भी कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 दैट is 0, this value will also be minus omega n। मतलब इस समय सिस्टम के वही हमें दो पोल या दो रूट मिलेंगे। पहला रूट माइनस ओमेगा एन आया, दूसरा रूट भी कितना आया है, माइनस ओमेगा एन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दोनों रूट मिल रहे हैं वो अब इक्वल है, यही बोलेंगे। ये भी माइनस ओमेगा एन आया, ये भी माइनस ओमेगा एन थी अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो S1 की जो वैल्यू है वो भी माइनस ओमेगा एन है, S2 भी माइनस ओमेगा एन है। तो इस समय हम बोलेंगे कि जो सिस्टम के रूट हैं वो दोनों रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्या इनमें कोई इमेजिनरी टर्म आ रही है, कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है। तो दोनों रूट्स रियल एक्सिस पर लाई करेंगे और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यदि मैं इनको एस प्लेन के अंदर ड्रॉ करता हूं, इन रूट्स को यदि हम एस प्लेन के अंदर ड्रॉ करें, ये हो गई सिग्मा एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस। तो माइनस ओमेगा एन ये कहां लाई करेंगे, ये लाई करेंगे नेगेटिव रियल एक्सिस पर। नेगेटिव रियल एक्सिस पर ये हो गए माइनस ओमेगा एन। S1 भी माइनस ओमेगा एन पर था और जो S2 है वो भी कहां है, माइनस ओमेगा एन पर। मतलब इस पॉइंट पर हमें कितने रूट मिले या कितने पोल मिले, हमें इस पॉइंट पर 2 पोल मिले। बात आई समझ में, ठीक है। इस सिस्टम के लिए जो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, यदि इसके लिए हम टाइम कांस्टेंट की बात करें तो टाइम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया था कि यदि मल्टी ऑर्डर सिस्टम है, मल्टी ऑर्डर सिस्टम है, सिंगल ऑर्डर सिस्टम नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है, मल्टी ऑर्डर सिस्टम है। मल्टी ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो पोल ओरिजिन के सबसे पास हो रहा है, सबसे पास होता है, वो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। देखिए दोनों ही पोल ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो अब इसके लिए जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस पोल, राइट। इस पोल का यदि हम रेसिप्रोकल निकालें दैट इज 1 बाई ओमेगा एन, तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एन के बराबर। ये बात हुई जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए कि भाई पोल कहां होंगे, पोल किस तरह की नेचर होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए रूट्स किस तरह से मिलेंगे।
तो रूट्स मिलेंगे रियल एंड इक्वल, और वो किस तरह से लाई कर रहे हैं, इस तरह से वो लाई करेंगे। इसके लिए हमने टाइम कांस्टेंट भी डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया, राइट। अब हम इसके ऊपर क्या करें, ये जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, इस क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के ऊपर हम स्टेप इनपुट देते हैं। स्टेप इनपुट के कारण वहां कितना रेस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है वो हम देखें। तो केस नंबर जो 3 था उसके अंदर पहला हमने यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, फर्स्ट वन इज यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो ये आ जाता है C of t is equal to 1 minus omega n t into e की पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। बात आ रही है समझ में? वन तो हो गया आपका स्टेप इनपुट, हमने स्टेप इनपुट दिया। ये दोनों हो गई ट्रांजिएंट टर्म। ये जो दोनों ट्रांजिएंट टर्म होंगी, ये ट्रांजिएंट टर्म 5 टाइम कांस्टेंट के बाद लगभग खुद की वैल्यू को 0 कर लेंगी। यदि ये 0 कर लेंगी तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम का जो आउटकम है उसमें और टाइम में किस तरह से ग्राफ आएगा। ये तो हो गया हमारा 1। अब जो C of t इसका जो ग्राफ आएगा वो आता है लगभग इस तरह से, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये लगभग खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन कर लेगा। ये हो गया 5 टाइम कांस्टेंट, दैट इज 5 टाउ। टाउ की वैल्यू थी हमारे पास 5 इंटू 1 अपॉन ओमेगा एन, दैट इज 5 अपॉन ओमेगा एन। बात आई समझ में? इस तरह से हमें C of t का ग्राफ प्राप्त होता है। कब? जबकि जीटा की वैल्यू क्या है 1। तो अब देखो इस सिस्टम का यदि मैं ग्राफ देखूं, जब हमने जीटा की वैल्यू को 0 किया था, जीटा यदि 0 था तो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ऑसिलेशंस जो थे वो रिड्यूस नहीं हो रहे थे, वो एक फिक्स वैल्यू तक 2 तक जा रहे थे, उसके बाद में 0 हुए, फिर दोबारा 2 तक पहुंचे, फिर 0 हुए, फिर दोबारा 2 तक पहुंचे, फिर 0 होके फिर दोबारा 2 तक पहुंचे। उन जो ऑसिलेशंस था उनका मैग्नीट्यूड रिड्यूस नहीं हुआ था, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो रिड्यूस नहीं हुई थी, राइट। जैसे ही मैंने जीटा की वैल्यू को 0 से इंक्रीज किया, कहां तक? 1 तक। जैसे ही जीटा को 0 से 1 तक इंक्रीज किया, जो ऑसिलेशंस का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू कम होती गई। जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड था वो मैक्सिमम से धीरे 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 कम होता गया, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में सिस्टम खुद की स्टडी स्टेट को गेन कर पा रहा था। यही बात थी, ऑसिलेशंस रिड्यूस हो रहे थे। वो जो ऑसिलेशंस थे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? डैम्प्ड ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। इसी तरह से अब हमने क्या किया? जीटा की वैल्यू को और इंक्रीज किया। यदि अब हम जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस समय जीटा यदि 1 के बराबर कर दिया तो इस सिस्टम में अब कोई भी ऑसिलेशंस नहीं है। बिना किसी ऑसिलेशन के 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ये सिस्टम खुद की स्टडी स्टेट को गेन कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? जो ऑसिलेशन होने थे, जैसे जैसे आप अपोजिशन इंक्रीज करोगे, डैंपिंग इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे ऑसिलेशंस रिड्यूस होते जाएंगे। बात आई समझ में? तो ये है जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए कि हमें आउटकम किस तरह से
प्राप्त होता है। ये होता है 1 माइनस ओमेगा एन टी यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब यदि मैं इसके लिए इंपल्स रेस्पॉन्स निकालूं तो इंपल्स रेस्पॉन्स क्या रहेगा, यूनिट इंपल्स c of t is equal to ओमेगा एन स्क्वायर टी इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। ये आता है हमारे पास यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स फॉर जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए। बात आई समझ में? ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि रूट्स कहाँ थे और सिस्टम का जो आउटकम है वो बिना किसी ऑसिलेशन के खुद की स्टेडी स्टेट वैल्यू को गेन कर पा रहा था। ये तो केस हुआ केस नंबर 3 व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। अब हम डिस्कशन करते हैं व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1। केस नंबर नेक्स्ट की यदि हम बात करें, केस नंबर 4, व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ, अब हमने अपोजिशन को और भी बढ़ा दिया। यदि अपोजिशन और बढ़ा दिया, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ये हो गया ओवर डैम्प्ड सिस्टम। इस समय यदि हम पोल लोकेशन की बात करें S1, ये कहाँ होगा, S1 की वैल्यू थी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा पोल था S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। बात आई समझ में? इस तरह से हमें यहां दो पोल मिले S1 और S2। अब देखिए ये टर्म जो है जीटा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी है, तो ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये पार्ट तो पॉजिटिव रहने वाला है, राइट। सिमिलरली ये जो पार्ट है, यदि हम बात करें जीटा, जीटा की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। यदि ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये टर्म भी हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो मतलब ये जो S1 रहेगा इसमें कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली यदि हम S2 की बात करें तो ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, यहां भी हमें रियल वैल्यूज मिलेंगी। मतलब S1 और S2 जो रूट मिलेंगे या पोल मिलेंगे ये हमें रियल वैल्यूज प्राप्त होंगी। यदि ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, इट मींस ये दोनों रियल एक्सिस पर लाई करेंगे। यदि ये दोनों अब रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज एक ही पॉइंट पर होंगी या दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो देखो S1 ये नेगेटिव है, इसके अंदर कुछ टर्म ऐड की जा रही है, राइट। S2 ये नेगेटिव है, इसके अंदर कुछ टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें S1 और S2 दोनों की वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। अभी तक क्या था कि केस नंबर 3 के अंदर जो दोनों वैल्यूज मिली थी S1 और S2 की, वो दोनों वैल्यूज बराबर प्राप्त हुई थी। लेकिन इस समय क्या है, S1 और S2 की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। तो अब हम इनकी पोल
लोकेशन के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे कि जो रूट है वो दोनों रूट्स आर, पहली चीज रियल है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि दोनों वैल्यू अलग अलग है। वहां क्या था, रूट्स आर रियल एंड सेम, दोनों रूट सेम थे, लेकिन यहां दोनों रूट अलग अलग है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, फॉर जीटा ग्रेटर देन 1। अब यदि हम इनका पोल लोकेशन बनाएं तो पोल लोकेशन क्या रहेगी, ये हो गई हमारे पास सिग्मा एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, राइट। अब हम S1 S2 बनाएं, S1 और S2 में से कौन सा पोल या कौन सा रूट नियर टू द ओरिजिन रहेगा। तो हमें पता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। जबकि यहां दोनों ही नेगेटिव है, तो ये वैल्यूज, इस वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा रादर देन S1। दैट्स व्हाई S1 will be nearer to the origin, S1 will be nearer to the origin, this is S1। और जो S2 रहेगा वो इस S1 से दूर रहेगा। दोनों ही रियल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, S1 अलग है और S2 अलग अलग है। S1 ओरिजिन के पास है, जबकि ये जो S2 है वो ओरिजिन से दूर है, बिकॉज S1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, S2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। तो इस सिस्टम के लिए यदि मैं अब टाइम कांस्टेंट डिफाइन करूं तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फॉर मल्टी ऑर्डर सिस्टम, जो ओरिजिन के सबसे पास रहेगा वो टाइम डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। इस समय ओरिजिन के सबसे पास कौन है, S1, तो S1 will be the time constant, 1 upon S1 will become equals to the time constant। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि व्हेन जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा, रूट्स कहां रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, और इस तरह से रूट्स की लोकेशन रहेंगी, राइट। अब यदि हम यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कशन कर लें, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स फॉर जीटा ग्रेटर देन 1, सी ऑफ टी, ये वैल्यू होती है 1 प्लस K1 e की पावर माइनस S1 इंटू टी प्लस K2 इंटू e की पावर माइनस S2 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स स्टेप इनपुट। ये ट्रांजिएंट टर्म है जो कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में वैनिश हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर हमने डिफरेंट इनपुट्स लिए कब, जबकि जो जीटा है डैम्पिंग है उसकी वैल्यू अलग अलग थी, तो हमें किस तरह से रेस्पॉन्स मिला। तो यदि मैं इसको समराइज करूं, किस तरह से हम इन पूरे सिस्टम्स को समराइज कर सकते हैं वो देखिए। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको समराइज कर रहा हूं, ठीक है। इनके जो रूट्स थे उनको हम समराइज करें
ये हो गई आपके पास सिग्मा एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस। सबसे पहले जीटा इज इक्वल टू जीरो, जीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कौन सा सिस्टम हो गया, अनडैम्ड सिस्टम। अनडैम्ड सिस्टम है, अनडैम्ड सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स हमें किस तरह से मिल रहा था, ऑसिलेटिंग रेस्पॉन्स। तो रूट्स कहाँ लाई कर रहे थे, रूट्स हमारे पास ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर लाई कर रहे थे, व्हेन जीटा इज इक्वल टू जीरो। राइट, जैसे ही मैंने जीटा की वैल्यू को 0 से 1 तक किया, जीटा की वैल्यू को 0 से 1 करने पर सिस्टम हो गया अंडर डैम्ड सिस्टम। यदि अंडर डैम्ड सिस्टम है तो हमें पता है कि जो रूट है वो कहाँ लाई कर रहे थे, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाई करना स्टार्ट कर दिए, वो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाई करना स्टार्ट कर दिए, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव। जब यदि जीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है तो जो दोनों रूट थे वो कहाँ लाई करे, वो दोनों रूट रियल एक्सिस के ऊपर लाई करे और दोनों की वैल्यूज बराबर थी। ठीक है, इसके बाद में यदि हमने जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दिया, दैट मीन्स ये हो गया ओवरडैम्ड सिस्टम। यदि ये ओवरडैम्ड सिस्टम हो गया तो हमें पता है कि जो रूट थे वो लाई तो रियल एक्सिस पे कर रहे थे, लेकिन उनकी जो वैल्यूज थी वो दोनों अलग अलग थी। मतलब एक रूट तो कहाँ ओरिजिन के पास आता गया और जो दूसरा रूट है वो ओरिजिन से दूर जाता गया। यहाँ एक रूट मिल गया हमें और एक रूट मिला यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया जीटा बराबर 1 के लिए, ये हो गया जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये भी हो गया जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ इस पॉइंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो पोल रीजन था, इसमें हमें पोल टर्म मिले जब की जो जीटा है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है। यही कहानी हुई थी। ठीक है, जीटा बराबर 0 पर पोल मिल रहे थे हमें रियल एक्सिस, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस पर, प्योर इमेजिनरी पोल। राइट, जैसे ही हमने जीटा की वैल्यू को 0 से 1 किया, मतलब हमने अपोजिशन को, डैम्पिंग को इंक्रीज किया, तो जो रूट्स है वो कहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही हमने पोजीशन को और इंक्रीज किया, जीटा की वैल्यू को हमने 1 के बराबर कर दिया, तो दोनों रूट एक ही पॉइंट पर लाई करना स्टार्ट कर दिए रियल एक्सिस पर। ये हो गए दोनों पोल। राइट, इसके बाद यदि हम डैम्पिंग को और इंक्रीज करते हैं, मतलब अब हमने जो सिस्टम था उसको ओवर डैम्प्ड बना दिया। देखिए, जीटा बराबर 0 पर हमने बोला सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था बिना किसी रिड्यूसिंग मैग्नीट्यूड के। ठीक है, उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था वो रिड्यूस नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने जीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया तो जो उसका मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही थी, लेकिन ऑसिलेशंस अभी भी सिस्टम के अंदर मेंटेन थे। अब हमने क्या किया, जीटा को 1 के बराबर कर दिया। जीटा जब 1 के बराबर हो गया, उस समय सिस्टम की जो ऑसिलेशंस थे वो रिड्यूस हो गए और सिस्टम खुद की बिना किसी ऑसिलेशन के खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन कर रहा था 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में।
लेकिन जैसे ही हमने जीटा की वैल्यू को 1 से ज्यादा किया, 1 से ज्यादा करने पर देखो क्या हुआ, एक पोल ओरिजिन के पास आ गया और एक पोल ओरिजिन से दूर चला गया। टाइम डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जो ओरिजिन के पास। तो हमने बोला कि यहां जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कौन डिफाइन करेगा? 1/s1। जब ये पोल यहां नियरर टू द ओरिजिन आ गया एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, जब ये नियरर टू द ओरिजिन आ गया दैट मींस इस S1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया। यदि S1 का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। यदि टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ? सिस्टम को खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? इस क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में। क्यों क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर टाइम डिसाइडिंग फैक्टर था ये इतना मैग्नीट्यूड, लेकिन जो ओवर डैम्प्ड सिस्टम है उसके लिए टाइम डिसाइडिंग फैक्टर हो गया ये मैग्नीट्यूड। यदि कम हो गया मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब अब जो सिस्टम होगा वो ज्यादा टाइम लेके खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन करेगा। तो यदि मैं इस सिस्टम के लिए, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए आउटपुट की बात करूं C ऑफ t, तो आउटपुट किस तरह से आएगा? ये हो गया C ऑफ t, ये हो गया t। अब जो सिस्टम का आउटपुट रहेगा वो खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन करेगा, लेकिन अब ये जो रेस्पॉन्स हो जाएगा ये हो जाएगा स्लगिश रेस्पॉन्स। ये हो जाएगा स्लगिश रेस्पॉन्स, ठीक है। स्लगिश क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इस समय जो सिस्टम है वो ज्यादा टाइम लेकर खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू को गेन कर पा रहा है। किसके कंपैरिजन में? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के कंपैरिजन में। तो ये रहेगा हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट डैम्पिंग के अंदर हमने डिफरेंट आउटकम्स, स्टेप रेस्पॉन्स और इंपल्स रेस्पॉन्स को देखा। ये तो बात हुई जनरल डिस्कशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फॉर डिफरेंट इनपुट। अब हम जहां से क्वेश्चन आता है वो पार्ट और कंसिडर कर लेते हैं, उसको अब हम देखते हैं। अब हम टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन देखते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मतलब डिफरेंट टाइम्स देखेंगे हम। राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। टाइम रेस्पॉन्स